गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए थे, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किए थे, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? तो कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल किस चीज को कंट्रोल करने की बात आता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे, जैसे हार्ट होंगे, लंग होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे। तो सब ये क्या होता है, कंट्रोल मैनर में वर्क करता है। तो इसको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेलने जाता है, तो क्रिकेट खेलने से पहले, मैच शुरू होने से पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मैच खेलता है, जिससे अधिक पॉसिबिलिटी हो जाता है कि मैच में वो क्या हो जाए, जीत जाए। उसी तरह हमारा जो भी ऑर्गन है वो एक प्लानिंग की तरह वर्क करता है। यानी ऐसा थोड़े ना है कि तुम्हारा लंग्स काम कर रहा है तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। अगर मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है तो लंग्स काम करना बंद कर देगा। यानी सभी ये क्या होता है, कंट्रोल मैनर में काम करता है। तो उसी मैनर को क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, इट इज ए पावर ऑफ रिस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, किसी कोई चीज स्टार्ट हो जाए, स्लो डाउन और स्टॉप। स्टार्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम फूड लिए, तो फूड लेंगे तो डाइजेशन वहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जब हमारा फूड वहां पे इनकम्प्लीट, यानी फूड वहां पे खत्म हो जाएगा, तो डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जब हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वहां पे जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। और जब वहां पे पूरा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कंट्रोल में क्या होता है कि कोई भी चीज स्टार्ट हो जाता है, स्लो डाउन होता है और स्टॉप हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हो कि वन और मोर एक्टिविटी वेरी स्मूथली। यानी अगर एक या एक से अधिक एक्टिविटी अगर बहुत स्मूथली, यानी बहुत एक पैटर्न में अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसी तरह लंग्स का हुआ, ये लंग्स हुआ, उसी तरह हार्ट बीट हुआ, ये सब तुम्हारा क्या होता है, एक से अधिक की जो एक्टिविटी है वो एक टाइम में परफॉर्म होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है यानी उसका जो सिग्नल होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है केमिकल के फॉर्म में और एक होता है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। तो जो केमिकल के फॉर्म में होता है उसको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जो सिग्नल होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, केमिकल के फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। लेकिन अगर कोई इंपल्स अगर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता हो, तो उसको हम क्या करेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ह्यूमन आई में पढ़े होंगे कि जो आई के किसी चीज को हम देखते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज होकर उसके बाद ना ब्रेन के पास जाता है। उसी तरह किसी चीज को अगर हम देखते हैं वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज होकर उसके बाद ब्रेन के पास जाता है। तो जो नर्व, यानी जो इंपल्स अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तुम्हारा ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर। और उस कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन दो टाइप का, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो केमिकल के थ्रू जाता है, यानी हार्मोन के थ्रू जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल मैसेंजर में, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इंपल्स होता है वो किसके द्वारा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पीड होता है
वो तुम्हारा क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए जो इसमें इंफॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए ये जो सिग्नल होता है वो फास्ट होता है, तो ये सिग्नल तुम्हारा क्या होगा, स्लो होगा। उसके बाद ग्रोथ इज मोर एफिशिएंट, इसमें ग्रोथ इज मोर लेस एफिशिएंट। ग्रोथ इज मोर एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी कोई पर्सन है, उसका राइट हैंड का जो फिंगर है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेफ्ट हैंड का फिंगर थोड़ा छोटा हो जाए, तो एक वो पर्सन का जो बॉडी होगा वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, यानी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो हैंड है, तो दोनों के पास क्या होगा, सेल से मिलकर बना होगा, यानी सेल से मिल गए टिश्यू, टिश्यू से मिल गए ऑर्गन। तो यहाँ पे इस हैंड के सेल को ये इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि इस हैंड का सेल कितना डेवलप किया, यानी जितना ये हैंड का डेवलप करेगा उतना ही मैनर में अगर ये डेवलप करेगा तब ना एक कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, दोनों हैंड का जो फिंगर का साइज या शेप होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सभी हैंड के जो ये सेल होते हैं, सभी सेल से तो नर्व जुड़ा नहीं रहता है, तो इसलिए वो किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में जो ग्रोथ होता है वो मोर इफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रोथ जो होता है लेस इफिशिएंट होता है, क्योंकि सभी सेल से तुम्हारे क्या होता है, नर्व कनेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो ग्रोथ प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन पे डिपेंड करता है। अब जो होता है प्लांट जो होता है अपना मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी प्लांट ऐसे नहीं है कि चलने लगेगा, यानी प्लांट कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण मूवमेंट वाला प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो प्लांट में मूवमेंट पाया जाता है जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। यानी एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है कि डायरेक्शन रिस्पॉन्स टू इट्स स्टिमुलस, यानी वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा उसके तरफ ये मूवमेंट शो करता है। लेकिन ये जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि यानी एक्सटर्नल फैक्टर एट विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके तरफ रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि जैसे यहाँ पे देखते हैं मनी प्लांट, तो मनी प्लांट को क्या करेंगे कि एक डार्क रूम में बंद कर दें और वहां से क्या करेंगे कि एक सोर्स से, यानी एक ऐसा होल होगा जिससे सनलाइट आ रहा होगा, तो वो मनी प्लांट हमेशा क्या होगा, सनलाइट की तरफ बेंड करता है। यानी वो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा हुआ, सनलाइट, यानी सनलाइट की तरफ बेंडिंग होगा। तो इसलिए ये जो होता है वो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के साथ रहता है, लेकिन ये जो होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है। तो डायरेक्शनल में क्या हो जाएगा, जैसे फोटोट्रॉपिक, इसको सिंपल सा समझ सकते हो कि किसके तरफ रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो फोटो का रिलेशन किससे है, सनलाइट से, तो ये किससे शो करता है, सनलाइट से। और जो फोटोट्रॉपिज्म होता है दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मान लो प्लांट है, तो प्लांट तुम्हारा क्या होगा कि रूट उसका नीचे रहेगा, यानी अगर ये कोई प्लांट है तो इसका ये रूट हो गया और ये इसका मान लो स्टीम हो गया ऊपर वाला पार्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या हो, सन यहाँ पे प्रेजेंट है, सन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो स्टीम होगा वो सन के डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा। तो सन के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ स्टीम क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन रूट जो होगा वो नीचे की ओर ना ग्रोथ करता है, यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूट ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे याद रखना है फोटोट्रॉपिज्म किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे। तो फोटोट्रॉपिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो सन के तरफ ग्रोथ करता है उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो सन का अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है उसको निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे यहाँ पे रूट हुआ यानी उसका अपर पार्ट होगा वो सन के तरफ ग्रोथ करता है, तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रूट होता है वो क्या होता है, अर्थ के नीचे ग्रोथ करता है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। उसी तरह आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो का मीनिंग वाटर,
तो एक किसके तरफ मूवमेंट होगा, तो वाटर के तरफ मूवमेंट होगा। तो इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव आता है कि जैसे यहाँ पर रूट है तो वाटर कहाँ पे पाया जाएगा, अर्थ में पाया जाएगा। तो अर्थ के नीचे रूट का ग्रोथ होता है तो रूट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसका अपोजिट। और जो स्टीम होगा वो वाटर नीचे है लेकिन स्टीम का ग्रोथ क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसलिए स्टीम तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। उसी तरह सॉरी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड लगता है। तो जो यहाँ पे रूट का ग्रोथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो स्टीम होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पे केमोट्रॉपिज्म का मतलब जो केमिकल के तरफ मूवमेंट शो करे। जैसे यहाँ पे जानते हो कि जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। तो वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, यानी वहां पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो भी क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है ना। तो इसलिए केमोट्रॉपिज्म यानी जो केमिकल की तरफ हो, और थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब जो टच से हो, यानी जो टच के प्रति अपना स्टिमुलस शो करे। जैसे यहाँ पे देखते हो कि जो एक पीपल उपल का पेड़ रहता है तो उसके चारों तरफ एक क्या होता है, एक प्लांट होता है जो उसके चारों तरफ घेर के उसको ऊपर की ओर जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट है, और यहाँ पे कोई प्लांट है। तो ये सपोर्ट से क्या होता है कि इस सपोर्ट से ये प्लांट तुम्हारा, इसका जो ये स्टीम है वो इसको क्या बांध के तुम्हारा क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है ना। जैसे कोई भी देखते हो आजकल लौकी का पौधा हो गया, चाहे घेवड़ा का यानी ये कद्दू का ये हो गया, या कोई भी मतलब ये लतरी वाला जो भी प्लांट है वो तुम्हारा क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो याद रखना कि फोटोट्रॉपिज्म का मतलब सनलाइट के प्रति मूवमेंट हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब वाटर, जियोट्रॉपिज्म का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, और थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब टच। और ये सब तुम्हारा क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कैसे पहचानेंगे कि जिसके प्रति वो स्टिमुलस शो कर रहा है अगर उस डायरेक्शन में ग्रोथ होगा तो पॉजिटिव, अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव। जैसे सनलाइट है तो जो रूट होता है वो क्या होता है, सनलाइट की तरफ बेंड करता है तो पॉजिटिव, सॉरी स्टीम तो पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट उसका अपोजिट में जाता है तो तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट में एग्जांपल में आ जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या होता है कि जो ऊपर वाला प्लेयर होता है वो कुछ ऐसा रहता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है वो बहुत क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, यानी ब्राइटनेस ब्राइट होता है, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं उसके तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, और इस पे आके बैठेंगे, और जैसे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में इंसेक्ट रहता है उसी डायरेक्शन में ओपन होगा, इंसेक्ट आएगा वैसे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। उसी तरह एक टच मी प्लांट, जिसको सुनने होंगे छुई मी का पौधा, कि जिसको छूते ही वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि उस प्लांट की गार्ड सेल में वाटर पाया जाता है। जानते होंगे कि कोई भी गार्ड सेल है उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। तो जब उसको हम टच करते हैं तो वाटर जो होगा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा वहां से रिमूव हो जाता है, यानी वहां से वेपर के रूप में निकल जाता है। तो उस कंडीशन में वो प्लांट क्या जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं तो फिर और से वाटर क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उस कंडीशन में फिर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो ये छूटते ही सिकुड़ता क्या है, तो उसके गार्ड सेल में वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। आगे स्टडी हम लोग करेंगे कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट आता है, एक आता है ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, और एक नर्व। तो ब्रेन किसको बोलेंगे, तो ये जो हुआ वो क्या हो गया, ब्रेन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड समझते हो कि बैकबोन, यानी बैकबोन को ही हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन हुआ, ये जो बीच में रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड हुआ,
और स्पाइनल कॉर्ड से एक थिन नर्व यानी ये जो होता है इसका कुछ ब्रांच निकला रहता है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। यानी उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। और ये जो ब्रेन, नर्व और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये तीनों किस सेल से मिलकर बना रहता है, तो न्यूरॉन से बना रहता है, न्यूरॉन या नर्व सेल से बना रहता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में रहो उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो यानी ये पार्ट दैट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर बॉडी नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी का कोई भी एक्टिविटी है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना। और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है कि मैनेजर ऑफ ब्रेन कहलाता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड को हम मैनेजर ऑफ ब्रेन कहते हैं। इसका रीजन क्या है, तो ब्रेन के पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कोई भी वहां पे इंफॉर्मेशन आ रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से, तो उसको क्या करना कि बॉडी से इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाना, और ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास ले जाना, और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन के पास ले आना। तो इसमें कौन प्रेजेंट होता है, तो जो नर्व प्रेजेंट होता है वो किसमें आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। अब यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसमें याद रखना कि एक क्या है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है, यानी एक ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है और एक डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन के पास जा रहा है। तो यहाँ पे इसको कैरी करने का काम कौन करता है, नर्व कर रहा है। तो उस कंडीशन में यानी ये न्यूरॉन के हेल्प से जा रहा है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना रहता है, न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन के हेल्प से मैसेज जो है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास जा रहा है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन के पास जा रहा है। तो जो न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास ले जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से यहाँ पे ब्रेन के पास ले जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। यानी याद रखना कि जो न्यूरॉन ब्रेन से इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास ले जाता है उसको हम मोटर न्यूरॉन, और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन के पास ले जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। अब जो पेरिफेरल यानी पीएनएस नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सोमैटिक और एक ऑटोनोमिक। सोमैटिक का मतलब यानी सोमैटिक क्या करता है, तो कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब तो जिसका मूवमेंट हमारे बस में हो, जैसे यहाँ पे हैंड का मूवमेंट हुआ, चाहे रनिंग हुआ या तुम्हारा राइटिंग हुआ या स्लीपिंग हुआ, ये सब तुम्हारा क्या है, अपने बस में है। तो इसको हम वॉलंटरी मसल के यानी ये जो सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, यानी किस टाइप को कंट्रोल करता है, तो वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है। और ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल इनवॉलंटरी मसल, यानी इनवॉलंटरी जिसका मूवमेंट हमारे बस में नहीं हो, जैसे हार्ट बीट हुआ, चाहे लंग्स का जो वर्किंग हुआ वो हुआ, चाहे यहाँ पे डाइजेशन हुआ, तो वो तुम्हारा क्या होता है, हमारे बस में नहीं होता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन के पास ले जाना, और ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरियस पार्ट पे ले जाना। तो इसके बीच में इंटर कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब ये जो ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट न्यूरॉन कहते हैं।
तो फाइट एंड फ्लाइट का मीनिंग क्या हुआ, तो ये क्या करता है कि अचानक अगर कोई एक्टिविटी है, अगर वहां पे हमको अचानक एनर्जी इंक्रीज कर देना है, तो उस कंडीशन में एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा ये यूज होता है, सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे एनर्जी कैसे इंक्रीज होता है, तो जैसे यहाँ पे कहीं पे खड़े हो, वहां पे अचानक अगर लाइन या स्नेक आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग वहां से भागने लगते हैं ना, तो आखिर कहीं से ना कहीं से एक एक्स्ट्रा एनर्जी आता है, जिस एनर्जी के द्वारा हम रनिंग स्टार्ट करते हैं। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आता है वो कहाँ से आता है, तो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक पैरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। और ये पैरासिम्पैथेटिक जो है इसका जस्ट अपोजिट है, इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। ये जो होता है डिक्रीज एनर्जी ऑफ बॉडी का होता है, जैसे डाइजेशन हुआ चाहे यूरिनेशन हुआ, ये तुम्हारा क्या होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं ना होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। या सेक्सुअल इरोजल हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, एनर्जी ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। और इसमें जो होता है एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, वो तीनों क्या होता है कि किसी न किसी सेल से बना रहता है। उस सेल का नाम क्या होता है, तो उस सेल का नाम न्यूरॉन या नर्व सेल होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। तो इसका जो एंड पे यानी सबसे ई वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि इट कैरी डिफरेंट सेंस एंड चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी वो डिफरेंट पार्ट में जो सेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे आग जल रहा है उसको टच कर रहे हैं तो सेंस क्रिएट होगा, तो डिफरेंट पार्ट में जो सेंस क्रिएट हो रहा है उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद इसका जो ई वाला है, ई वाला पार्ट, ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। यानी सेल बॉडी या साइटोन। जहां पे ये इंड होता है उसको हम एक्सोन, और जो इसका लास्ट इंड होता है उसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। तो जो यहाँ पे पैसेज ऑफ इंपल्स है, यानी इंपल्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो पहले सेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, डेंड्राइट पे, उसके बाद सेल बॉडी पे, उसके बाद एक्सोन पे, उसके बाद एक्सोन टर्मिनल पे, और उसके बाद जहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट करना है, यानी जहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे टच किए तो वहां पे क्या हुआ कि हमको थोड़ा, अगर कोई हॉट सब्सटेंस वहां पे टच की तो हमको थोड़ा हॉटनेस लगा, तो वहां पे भेजने मतलब लास्ट जो सिग्नल है वो वहां पे जाएगा कि वहां से हम हाथ हटा लेंगे। यानी पहले जब उसको टच करते हैं तो सिग्नल कहाँ से कहाँ पे आएगा, डेंड्राइट पे, उसके बाद सेल बॉडी पे, उसके बाद एक्सोन पे, और उसके बाद एक्सोन टर्मिनल पे, और उसके बाद सिग्नल जहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट हुआ है वहां पे पहुंचेगा, जिससे हम वहां से हाथ हटा लेते हैं। तो याद रखना कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुम्हारा तीन आता है, एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व आता है। तो ब्रेन ये हो गया, स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन रहता है वो हो जाता है, और बैकबोन से जो ब्रांच निकला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, यानी नर्व कहते हैं। और ये तीनों क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है और इसका पार्ट आता है कि कौन सा पार्ट, यानी कौन सा पॉइंट किस पार्ट को लोकेट करता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना है, और डिफरेंट पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है उसको ब्रेन के पास पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम मैनेजर ऑफ ब्रेन कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के, सोमेटिक एक ऑटोनोमिक। सोमेटिक जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मीन्स जो हमारे कंट्रोल में रहता है उसको वॉलंटरी, और जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है उसको हम इनवॉलंटरी। अब यहाँ पे जो ये ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दो टाइप के, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें जो होता है एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज हो जाता है,
और इसमें एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे अचानक अगर कोई लाइन या स्नेक दिख जाए तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, अचानक एनर्जी आ जाता है और हम दौड़ना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डाइजेशन है या यूरिनेशन, यूरिनेशन मतलब यूरिन का फॉर्मेशन, वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो इसको हम किस में रखते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में रखते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन तुम्हारा क्या होता है, तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी होता है। और ब्रेन में तुम्हारा 3 पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन आता है, सेरेब्रम आता है। तो जो ब्रेन का मोस्ट पार्ट होता है वो किससे होता है, सेरेब्रम से रहता है। यहाँ पे एक इसके मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होता है, यानी एक हड्डी का लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। स्कल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, तो शॉक ऑब्जर्वेंट होता है। यानी ये क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वेंट। शॉक ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक डब्बा है, तो उस डब्बा में एक छोटा सा बॉल रख दो। तो जब बॉल रखेंगे तो थोड़ा सा अप डाउन होगा तो बॉल क्या होगा, डब्बे से टकराएगा ना, यानी उसमें झटका लगेगा। तो उसी तरह जो ब्रेन है वो ब्रेन क्या है, स्कल के अंदर है। तो जब हम अप डाउन करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, झटका लगना चाहिए। तो उस झटके से बचाने के लिए वो कौन काम आता है, ए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉक ऑब्जर्वेंट। और उसके ऊपर भी 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको मेनिन्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे मिड ब्रेन हो गया, इसके नीचे तुम्हारा सेरिब्रम होता है, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहाँ पे मेडुला होता है और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम, क्या को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि जो भी ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो सबसे पहले किसको पता चल जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन पूछेगा, तो फंक्शन ऑफ सेरिब्रम यानी इसका फंक्शन, तो ब्रेन का ऑलमोस्ट 80% जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम ही रहता है। तो इसका काम क्या होता है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। बताया कि जिसको कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे राइटिंग हुआ, ईटिंग हुआ, उसी तरह स्लीपिंग हुआ, ये सब तुम्हारा क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन में आता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। उसके बाद साइट ऑफ मेमोरी, यानी हम कोई 10 साल पहले कोई चीज देखे थे, आज भी उसको हम याद रख रहे हैं, तो साइट ऑफ मेमोरी भी किस में है, तो सेरिब्रम में। उसके बाद इंटेलिजेंस ही, यानी कोई कितना इंटेलिजेंस है वो भी किस पे डिपेंड करता है, सेरिब्रम पे। एनालिसिस, यानी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो भी किसको कौन बताता है, सेरिब्रम कहलाता है। इमोशन, यानी किसी को देख के हम इमोशनल हो जाते हैं, तो वो भी किस में होता है, सेरिब्रम में। और हंगर सेंसेशन, यानी हमको कितना खाना चाहिए और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो भी किस में रहता है, सेरिब्रम में रहता है। और 5 सेंस ऑर्गन रिसेप्टर पॉइंट। 5 सेंस में जानते हो कि जैसे स्किन हुआ, आई हुआ, ईयर हुआ, नोज हुआ। तो यहाँ पे ये सेंस ऑर्गन है। तो जो हम सेंस क्रिएट हो रहा है वो किसी ना किसी न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन के पास जिस पॉइंट पे जाके मिलता है वो पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ मिड या हिंड ब्रेन क्या होगा, तो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, यानी याद रखना वॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम। और इनवॉलंटरी को कौन कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे मिड या हिंड ब्रेन। जैसे हार्ट हुआ, चाहे वोमिटिंग हुआ, या डाइजेशन हुआ, या ब्लड प्रेशर हुआ। उसी तरह यहाँ पे हिंड ब्रेन में भी 2 पार्ट आता है, एक आता है मेडुला और एक सेरेब्रम। तो मेडुला का काम क्या होता है, बीपी और वोमिटिंग को कंट्रोल करना, और सेरेब्रम का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी को बैलेंस रखना। ठीक है। उसके बाद एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होगा कि वेरी क्विक,
यानी कोई इंफॉर्मेशन है जिसका हमको आंसर बहुत जल्दी चाहिए। जैसे हमको अचानक अगर मान लो कोई स्नेक दिख गया, या अचानक कोई लाइन दिख गया, या कोई भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें बहुत कम समय में हमको डिसीजन लेना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अब वहां पे अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन से आके रिटर्न होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए ब्रेन ने अपना एक मैनेजर रख लिया है स्पाइनल कॉर्ड को, और बोला है कि अगर कोई एक्शन बहुत अर्जेंट है तो उसका जो आंसर होगा, यानी उसका जो रिप्लाई होगा वो तुम ही दे देना। अगर कोई एक्शन है जो अर्जेंट नहीं है उसको मेरे पास भेजना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि एनी एक्शन विथ रिप्रेजेंट वेरी क्विक, यानी कोई एक्शन है जिसको बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कर देना है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ के द्वारा ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सबस्टांस मान लो हॉट सबस्टांस है, जब इसको हम टच करेंगे तो किसके द्वारा हो जाएगा, यानी वहां पे रिसीव कौन करेगा, तो स्किन, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर, यानी यहाँ का जो रिसेप्टर वो क्या हो गया, स्किन। और वो तुम्हारा क्या होगा, न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड उसको मसल के द्वारा क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेज देगा कि वहां से हाथ हटा लेने के लिए। तो जो यहाँ पे स्किन है उसको रिसेप्टर कहते हैं, और जो रिटर्न में जो मसल के द्वारा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि मिडिल में कोई ना कोई न्यूरॉन है, तो मिडिल में कोई ना कोई न्यूरॉन है, उसको क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पे, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पे जो भेजने का प्रोसेस होता है उसी को हम रिले न्यूरॉन, जैसे रिले रेस जानते हो कि जैसे उसमें 4 आदमी रहता है, यानी 4 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेंबर यहाँ से यहाँ दौड़ के आया, स्टिक दे दिया, फिर इस स्टिक को दूसरा लेके गया, तो यहाँ पे ये न्यूरॉन क्या करेगा कि इस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे लाएगा, फिर दूसरा न्यूरॉन उसको यहाँ पे ले जाएगा, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे करते करते उसको आगे ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूरॉन हुआ है, सेकेंड, इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो जो गैप है वहां पे फिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करता है, तो ये जो न्यूरॉन होता है वो केमिकल रिएक्शन करता है और इस गैप में आयन क्रिएट करता है। और जानते हो कि जहां भी आयन क्रिएट होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर जाएगा। तो इस गैप में क्या होता है, आयन क्रिएट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और आयन क्रिएट हो जाता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, आगे ट्रेवल कर जाता है। और यहाँ पे याद रखना कि जो ब्रेन है उसका 2 पार्ट हुआ, एक लेफ्ट और एक क्या होगा, राइट। तो ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है, यानी ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का राइट पार्ट है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। यानी ब्रेन का 2 पार्ट लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है और राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। अब आगे पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में।